Now, some problem. If the C is greater than or equal to the 0, then number of solution of an equation the mod z का whole square minus 2 iota of z 2 iota of z plus the 2c whole multiplied by 1 plus iota is equal to 0. मतलब हम c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस इक्वेशंस के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, अगर वो c पे डिपेंडेंस है तो आपको केसेस में आंसर देने हैं, अदरवाइज जैसा भी द प्रॉब्लम है। यहाँ पे c एक कांस्टेंट की जैसे बिहेव करेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट जो कि बदल सकता है, इज ग्रेटर देन और इक्वल क्या है 0। तो चूंकि ये आपका कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व नहीं है, z के साथ a z बार प्लस z a बार होता तो ये एक सर्कल की इक्वेशन हो सकता था जिसमें b एक रियल नंबर होता था तब। तो अगर आपको इस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए z के, यानी कि आपको ये देखना है कि x और y के कौन से ऑर्डर्ड पेयर इस इक्वेशंस को क्या करेंगे सेटिस्फाइड, कितने ऑर्डर्ड पेयर करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ c। तो इसके लिए इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस सिंपली वाई स्क्वायर, मैंने z को रिप्लेस कर दिया, x प्लस आयोटा y प्लस द 2c होल मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आयोटा इज इक्वल द 0। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर आपका -1 तो प्लस का 2y हो जाएगा ये, और प्लस का 2c इज इक्वल द 0 एंड माइनस का 2x आयोटा के साथ और प्लस का 2c इज इक्वल द 0, यानी कि x इज इक्वल द c एंड दिस इक्वेशन। तो वो ऑर्डर्ड पेयर जो कि इस कंडीशन और इसको क्या करे एक साथ सेटिस्फाइड करे, वो ऑर्डर्ड पेयर अगर हमें निकालना है तो सिंपली ये एक आपका यहां पर किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से। नाउ द वो जो सर्कल का इक्वेशन आपको दिख रहा है वो ऑब्वियस है सी पे डिपेंडेंट है, जिसका सेंटर 0, -1 है। बोले बच्चों, जिसका सेंटर 0, -1 है एंड द रेडियस इज इक्वल द 1 माइनस का 2c है। ये बात क्लियर है कि अगर 1 माइनस 2c आपका निगेटिव होगा तो x और y का कोई भी रियल ऑर्डर्ड पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो वो एंड में फेल हो जाएगा। तो इट्स वेरी क्लियर कि 1 माइनस का 2c इफ लेसर देन 0 हम कह सकते हैं नो सॉल्यूशन होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये होने पे सॉल्यूशन होगा, लेकिन ऐसा होने पे नो सॉल्यूशन होगा। 1 माइनस का 2c बराबर 0 एग्जैक्ट हो जाने पे ये एक पॉइंट सर्कल होगा, और वो एक लाइन है, और वो लाइन और पॉइंट सर्कल जब एक साथ मैच करेंगे तो ही आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाएंगे। यानी कि अगर 2c को तुमने 1 रखा तो इस इक्वेशन को एक सिंगल ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइड करेगा, और वो ऑर्डर्ड पेयर आपका, क्योंकि ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 0, तो ये ऑर्डर्ड पेयर 0, -1 हो गया। और c को जब हम 1/2 रख रहे हैं तो सेकेंड इक्वेशन से x की जो वैल्यू आ रही है वो सिंपल 1/2, और ये 0, -1,
तो इस केस में अगेन आपका नो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ये ज्योमेट्रिकली फील करके सर्कल और लाइन, तो सर्कल बनने से पहले की कहानी, पॉइंट सर्कल बनने की कहानी। जब आप कह सकते हो कि 1 माइनस 2c अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये XY प्लेन या से आर्गन प्लेन में एक सिंपल सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर 0, -1 एंड रेडियस ये नंबर होगा। और अगर आप ये x बराबर c एक क्या है, लाइन की इक्वेशन है, सिंपल वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो इस केस में हम अगर ये सर्कल इसको दो जगह पे कट करेगा, नहीं कट करेगा, कब नहीं कट करेगा तो अगेन 3 सॉल्यूशन होंगे, टच करेगा तो एक सॉल्यूशन होगा। ये पार्ट यहां से ब्रांचेस खुलने का मतलब समझ में आ रहा सभी को। इसका सेंटर से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0 और x बराबर c यानी कि मॉड c। अगर आपका मॉड c की वैल्यू इज अ ग्रेटर देन है अंडर रूट ओवर 1 माइनस के 2c से इस डोमेन में, ये प्री डोमेन है तब की बात हो रही है, तब उस केस में अगेन नो सॉल्यूशन बच्चे मिलेगा। ये बात सभी को क्लियर। जब मॉड c इज इक्वल अंडर रूट ओवर 1 माइनस का 2c है तो उस केस में आप कह सकते हो ये सर्कल इसको टच करेगा तो 1 सॉल्यूशन आपको मिलेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन के केस में। जब मॉड c की वैल्यू लेसर देन यानी कि सेंटर से उस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अगर रेडियस से कम है 1 माइनस का 2c तो आपको 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। अंडरस्टैंड सबको यहां तक अच्छे से। इस बोथ साइड स्क्वायरिंग किया इसको सॉल्व करने के लिए तो c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 1 एक एक्सप्रेशन बनेगा जो कि आपको c प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 मिलेगा। तो यहां से आपको जो c का वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 माइनस का √2 यूनियन माइनस का 1 प्लस √2 से लेकर इंफिनिटी तक का ये सॉल्यूशन आएगा। इस केस में जो c की वैल्यू आएगी वो -1 प्लस माइनस का √2 और इस 2 के केस में जो c की वैल्यू आएगी वो -1 माइनस का √2 माइनस का 1 प्लस का √2 के बीच का नंबर होगा। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से। यह अलग बात है कि c आपका अभी 1/2 से यहां पे क्या है, छोटा होना चाहिए। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन अगर हम कंसीडर करेंगे तो नंबर लाइन है सिंपल, ये -1 माइनस का √2 नंबर है, ये -1 प्लस का √2 है। √2 आपका 1.4 -1 0.4 और ये 0.5 1/2 यहां पे होगा। इट्स वेरी क्लियर कि c आपका इससे छोटा है तो आप आंसर के नाम पे ऐसे लिखोगे जब इससे छोटा इस नंबर से c की वैल्यू बड़ी बच्चे तो नो सॉल्यूशन, जब एग्जैक्टली 1/2 भी नो सॉल्यूशन, जब इसके बाहर और इसके बाहर तो भी आपका इस इंटरवल में, इस इंटरवल के साथ यहां से यहां यूनियन यहां से यहां तक में नो सॉल्यूशन है। इसका ये मतलब हुआ कि जब आप इसके बीच में लोगे द c इज बिलोंगिंग टू द माइनस का 1 माइनस का √2 माइनस का 1 प्लस का √2 तो आंसर विल बी 2 सॉल्यूशन। जब c इज इक्वल माइनस का 1 प्लस माइनस का √2
तो 1 सॉल्यूशन। जब c इज बिलोंगिंग टू द ग्रेटर देन 0 था बच्चे ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो 0 से बड़ा, तो ये पोर्शन हट गया। तो 0 से लेकर, जब 0 से लेकर इज बिलोंगिंग टू द, है ना, इसमें माइनस वाला पार्ट हटा ही देते हैं क्योंकि c आपको अलाउड ही नहीं था बच्चे बोले, और यहां से भी हटा देते हैं क्योंकि c ग्रेटर देन 0 था। तो जब 0 से लेकर दिस, तो आपको सिंपली 2 सॉल्यूशन, ये होगा तो 1 सॉल्यूशन। और जब c इज ग्रेटर देन इज अ -1 प्लस का √2 होगा तो नो सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड सभी को? तो ये फाइनली नंबर ऑफ सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ c ऑफ द गिवन इक्वेशन कहलाएगा। तो इस टाइप में एक पैरामीटर था और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस तरीके से अपन फ्रेम कर सकते थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज if m and n are the smallest positive integers satisfying the relation is a 2 6 pi by 6 की whole power m is equal the 4 into 6 pi by 4 की पावर n बराबर है। m और n इसमें छोटे, सबसे छोटे इंटीजर है जिसके लिए ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n। तो आपको m और n की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करनी है, m प्लस n की। अंडरस्टैंड क्वेश्चन? तो सिस मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कि 2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m एक पॉइंट है, उसकी पावर m भी एक सिंपल पॉइंट होगा। तो ये एक सिंगल पॉइंट, ये एक सिंगल पॉइंट और इक्वलिटी होल्ड करिए, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कब करेंगे। तो हम लोग ऐसा कहते थे कि या तो रियल पार्ट और रियल पार्ट इक्वल हो जाए, इमेजिनरी इमेजिनरी, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि सिंपली उसका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और एज वेल एज प्रिंसिपल आर्गुमेंट सेम हो जाए, या आर्गुमेंट का जो डिफरेंस है वो आपका 2k पाई हो जाए। मतलब एक का आर्गुमेंट थीटा है तो दूसरे का 2k पाई प्लस थीटा है, तो भी वो आपका सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा अगर मॉडुलस सेम है। तो ये बात क्लियर है कि मॉडुलस अगर हम पहले सेम कर दें तो 2 की पावर m आपको मिलेगा 4 की पावर n के बराबर। तो यहां से इज वेरी क्लियर कि m की वैल्यू 2n के बराबर हो गई। एक पैरामीटर खत्म हो गया सबसे पहले। तो m को 2n अगर रख दिया जाए तो ये लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और e की पावर आयोटा 2 पाई मतलब आयोटा सिंपल पाई बाई 6 होल पावर 2n इज इक्वल e की पावर आयोटा पाई बाई 4 होल पावर n। इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो e की पावर आयोटा पाई बाई 3 n माइनस पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई n इज इक्वल टू 1।
e की पावर आयोटा n पाई बाई 12 इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्यों ना हम n की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू की बात करें, जिसके लिए ये 1 हो जाएगा, यानी कि ये 2 पाई का मल्टीपल हो जाए, और स्मॉलेस्ट के नाम पे n की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज अलाउड टू बी 24। तो m शुड बी इक्वल, आप कह सकते हो इसी का डबल, यानी कि 48, और आंसर विल बी इसका m प्लस n की अगर वैल्यू चाहिए थी, m एंड n की वैल्यू चाहिए थी, तो आंसर विल बी आपका क्या हो गया 24 एंड 48। अंडरस्टैंड? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, तो उसके लिए हम एक और तरीका, खाली रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करने की जगह पर हम एक और प्रोसीड करते हैं कुछ इस तरीके से कि इस मॉडुलस और आर्गुमेंट उसका क्या हो जाए, सेम हो जाए। मॉडुलस एंड आर्गुमेंट उसका क्या हो जाए बच्चे, सेम हो जाए। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक? नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड the number of ordered pair of is the z comma w which satisfy the z cube plus w bar की पावर 7 बराबर 0 एंड z की पावर 5 इंटू w की पावर 11 इज इक्वल टू 1। भाई दो इक्वेशन जहां पर वेयर z एंड w आर सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे वो कौन से कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो कि इस इक्वेशन को यहां पर सिंपली क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, हम उसकी यहां पे बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो अगर आप z को x1 प्लस आयोटा y1, w को x2 प्लस आयोटा y2, तो 4 अननोन हो जाएंगे। यहां पे अगर आप नोटिस करो कि वो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो कि इस इक्वेशन को ऑर्डर्ड पेयर अगर सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसको भी करेगा। अगर इसको कर रहा है, इसको भी करेगा। इसको कर रहा है, मॉड जेड का क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा बार की पावर 7, इसको भी करेगा। बोले बच्चे, यहां पर इज मॉड जेड इज इक्वल, इसको हम मॉड डब्ल्यू लिख सकते हैं, पावर 7/3, इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। और इस रिलेशन में सीधे मॉड ले लें तो मॉड जेड की पावर 5 इंटू मॉड डब्ल्यू की पावर 11 बराबर 1। तो मॉड जेड को रिप्लेस कर दो तो इट्स वेरी क्लियर कि मॉड जेड बराबर मॉड डब्ल्यू बराबर 1 इसको सेटिस्फाइड करेगा, इस रिलेशन को और एज वेल एज इस रिलेशन को, क्योंकि मॉड जेड और मॉड डब्ल्यू आपका प्योरली रियल पॉजिटिव नंबर होगा। अब आपको भाई ये तो पता चल गया कि जेड और डब्ल्यू का जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो मैंने सबसे पहले z को कंसीडर कर लिया e की पावर आयोटा अल्फा, w को e की पावर आयोटा बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर बिलोंगिंग टू द। अच्छा, इसमें एक और चीज थी बच्चे, जब आप मॉड जेड को यहां पे रखोगे, है ना, तो सही है, कोई दिक्कत की सच बात नहीं है, हाँ सही है। e की पावर आयोटा अल्फा और e की पावर आयोटा बीटा,
मैं कुछ और सोच रहा था, 0 से लेकर 2 पाई ओपन में कंसीडर करें या माइनस पाई से पाई में कंसीडर करें, इस डज नॉट मैटर कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही ले, ये कोई जरूरी नहीं है। हम सिंपल अल्फा और बीटा एक एंगल चूज कर सकते हैं जो कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है, और अल्फा और बीटा के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 1 आर्क मॉडुलस प्रूफ हो चुका था, इसलिए अल्फा और बीटा ले लिया। अब आपको जेड और डब्ल्यू का ऑर्डर्ड पेयर यानी कि किसका ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, अल्फा और बीटा का। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब तुमने पुट किया e की पावर आयोटा 3 अल्फा प्लस e की पावर माइनस आयोटा बीटा इंटू 7 इज इक्वल टू द 0। इस माइनस वाले को उधर लेके गए तो ये e की पावर आयोटा 3 अल्फा प्लस आयोटा का 7 बीटा इज इक्वल टू -1। यहां से आप मेरे से बोल सकते हो 3 अल्फा प्लस 7 बीटा इज इक्वेट विथ 2m प्लस 1 का पाई। भाई m कोई भी इंटीजर हो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू -1 यानी कि अल्फा और बीटा का ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने के लिए वन ऑफ द इक्वेशन ये आ गई। द सेकंड पैरेलल में इक्वेशन जब आप इसको पुट करोगे तो इस इक्वेशन में जब आप पुट करोगे बच्चे तो ये आपको मिलेगा e की पावर आयोटा 5 का अल्फा e की पावर आयोटा 11 का बीटा इज इक्वल टू 1। तो 5 अल्फा प्लस 11 बीटा इज इक्वल टू 2n पाई। कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू 1 यानी कि वो आपका प्योरली इज अ पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, तो आर्गुमेंट 2n पाई। तो यहां से दो इक्वेशन और दो अननोन। तो अगर मैंने सबसे पहले ये 5 अल्फा प्लस 11 बीटा इज इक्वल टू समथिंग 2n पाई लिखा हुआ था, द 3 अल्फा प्लस 7 बीटा is equate with 2m plus 1 का पाई लिखा हुआ है। ये बात अंडरस्टैंड सभी को। इस इक्वेशन में मैंने 7 का मल्टीप्लाई किया और इसमें मैंने 11 का मल्टीप्लाई किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बीटा मर जाएगा 35 33। तो 2 अल्फा is a 14n pi minus 11 into 2m plus 1 का पाई, अल्फा is equal to 7n pi is a minus 11m pi minus 11 pi by 2। तो n और m जहां पे इंटीजर है तो ये तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 7n और m एक आपके क्या है बच्चे, n और m सिंपल इंटीजर है। तो मेरा कहना है 11 पाई बाई 2 में अल्फा की ये वैल्यू आई है, बोले n को 1 रखा 2 रखा 1 और 2 रखा 11 पाई बाई 2 माइनस का 11 पाई बाई 2 इज इक्वलेंट कि आपका 5 पाई माइनस का पाई बाई 2, यानी कि ये नंबर आप ऐसे सोचो कि n इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 7n माइनस 11m इज अ माइनस का 5 का पाई मल्टीपल, बोलो, और माइनस का पाई बाई 2। तो ये एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई माइनस पाई बाई 2, ये इवन होगा तो ये आपको माइनस पाई बाई 2 यानी कि अल्फा की एक पर्टिकुलर वैल्यू इस सर्कल पे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। जब ये आपका ऑड हो जाएगा तो ये आपको इसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि अल्फा आइदर आयोटा हो सकता है और माइनस आयोटा हो सकता है, इसके अलावा
अल्फा मतलब सॉरी अल्फा नहीं जेड, तो जेड आपका आयोटा हो सकता है या माइनस आयोटा। इस तरीके की दो वैल्यूज यहां पर सिंपली कंसीडर कर सकता है। ये स्टेटमेंट सभी को अच्छे से क्लियर है। जब आपने अल्फा की वैल्यू पर्टिकुलरली पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 चूज कर ली है, तो उस केस में बीटा की वैल्यू चूज करने जब आप जा रहे हो, तो जब अल्फा अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2, तो किसी भी एक लीनियर इक्वेशन को हम पकड़ लेते हैं, किसी भी एक लीनियर इक्वेशन को हम पकड़ लेते हैं। ये बात सभी को क्लियर की ये एक इंटीजर है। अल्फा की वैल्यू जब तुमने पाई बाई 2 चूज किया, तो ये आपका 3 पाई बाई 2 प्लस 7 बीटा इज इक्वल द 2m प्लस 1 का पाई। द 7 बीटा इज इक्वल द 2m प्लस 1 का पाई माइनस का 3 पाई बाई 2। द 4m 2 पाई माइनस का 3 पाई यानी कि माइनस का पाई, यानी कि 4m माइनस 1 का पाई डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल द बीटा। तो उस केस में आपके जो बीटा प्लॉट होंगे बच्चे, वो इस सर्कल पे फिर से प्लॉट होंगे आर्गुमेंट के जैसे। जैसे आपके 4m माइनस 1 में आप m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे, जिससे कि पूरा एक राउंड खत्म कंप्लीट हो जाए, तो वो आपने सपोज इसको क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर आपको ऑर्डर्ड पेयर निकालना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर सिंपली 14 हो गया इज 14 हो गया इज सिंपली लाई बिटवीन द 2 पाई ओपन। तो 14 और 2 28, बोलो 14 2 28 हो गया पाई का, पाई से पाई मर गया, इस प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1 यानी कि 29 हो गया। तो 1/4 से लेकर m की वैल्यू इज 7 पॉइंट समथिंग हो गई। और चूंकि m एक इंटीजर है, तो यहाँ पे m की जो वैल्यूज आपको मिलेगी वो 1 2, सही है, सभी को क्लियर है ना, 1 2 3 अप टू 6 यानी कि 7 ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से मिलेंगे। तो अल्फा की एक वैल्यू के लिए आपको 7 ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। अल्फा की एक वैल्यू के लिए आपको किसकी बच्चे, z के कितने नंबर्स मिलेंगे, 7 ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। फिर जब आप यहाँ पर इस w की दूसरी वैल्यू कंसीडर करोगे, तो आपको z के फिर से कितने नंबर्स मिलेंगे, सिंपली 6 नंबर्स इस तरीके से मिलेंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सिंपली कितने हो जाएंगे, बोले इज 12, क्योंकि अभी आपने अल्फा को माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2। एक बार कैलकुलेशन सब जगह से चेक कर लेना, बाकी तो सब कुछ सही लग रहा है ना बच्चे। 3 अल्फा 7 बीटा, आपको यहाँ पर सिंपली किसकी वैल्यू पता थी, अल्फा, अल्फा यानी कि जेड की। तो ओमेगा की आपको कितनी वैल्यूज मिली, सिंपली 6 वैल्यूज मिलेगी। डन यहाँ तक सभी को अच्छे से। और 6, और जब आप अल्फा की दूसरी पॉसिबल वैल्यू लोगे, तो फिर से आपको इस तरीके से वैल्यूज मिलेंगी। तो नंबर ऑफ फाइनली ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वेट विथ कितने के बराबर हो जाएगा बच्चे, इस इक्वेट विथ कितने के बराबर, यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छे से चेक कर लेना एक बार।
फिर उसके बाद अपन बोलेंगे, है ना, आंसर फाइनली बता देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज now the next problem is देखें, if omega is complex cube root of unity, if omega is a complex cube root of unity, then the three point complex number, the z1, z2 and minus omega z1 minus omega square z2 on the complex plane form a right angle triangle isosceles but not right angle, equilateral triangle, D is collinear। तो अगर मेरे पास ये 3 पॉइंट हैं तो आर्गेंट प्लेन में ये किस तरीके के ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, इस पर हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिंपली डिस्कशन करना है।